हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्कस द फीचर्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ चार्टर ऑफ 1726 कि जो चार्टर है 1726 का, उसकी स्पेशलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं, और उस चार्टर के डिफेक्ट्स क्या हैं, हाउ these defects were removed by the charter of 1753। और जो चार्टर 1726 वाला था उसमें जो डिफेक्ट्स थे उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है 1753 का चार्टर लाकर। Features of the Charter of 1726। The Charter of 1726 was having so many specialties, like a uniform judicial arrangement was originated by this charter by abolishing the existing judicial arrangements of Bombay, Madras and Calcutta। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियल अरेंजमेंट ओरिजिनेट किया गया, लाया गया इस चार्टर के द्वारा। और जो पहले एग्जिस्टिंग जुडिशियल अरेंजमेंट थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के, उनको अबॉलिश कर दिया गया। प्रिवेलिंग कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ डिफाइंड बाय द कंपनी। तो जो पहले कोर्ट्स थी वो कंपनी के लॉ के द्वारा, जो पहले कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रखी थी ऑलरेडी, वो कंपनी के लॉ के द्वारा चल रही थी। Whereas Mayor's Court, Justice of Peace and Session Courts were established directly in India by the Charter of 1726। बट अगर हम बात करते हैं जो न्यू मेयर कोर्ट्स लाई गई, जस्टिस ऑफ पीस, सेशन कोर्ट्स वगैरह जो एस्टेब्लिश की गई इंडिया में, वो डायरेक्टली चार्टर ऑफ 1726 के द्वारा रेगुलेट हो रही थी। By this charter, firstly, a provision was made for appeal in cases involving the value of subject matter above 1000 pagodas to the king in council। और 1726 के चार्टर के द्वारा एक प्रोविजन लाया गया अपील के लिए कि जिस भी केस की वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 1000 पगोड़ा से ज्यादा की है, उसके लिए किंग इन काउंसिल में अपील लगाई जा सकती है। This charter is considered as the first charter for giving the shape of independent and unbiased format to the judiciary by separating it from executive। और 1726 का जो ये चार्टर है, इसी ने मतलब ये माना जाता है कि इसने एक शेप वगैरह दी है, इंडिपेंडेंट और अनबियास्ड फॉर्मेट दिया है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए, दोनों को सेपरेट रखने के लिए। An authoritative introduction of English law in the presidency towns of India had been made by the charter। इस चार्टर के द्वारा इंडिया के जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इनमें इंग्लिश लॉ के इंट्रोडक्शन वगैरह दी गई है, इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लिश लॉ को। At the first time by this charter, the governor and council of each presidency town were empowered to make bylaws, rules and ordinances for the regulations of corporations and inhabitants of the presidencies, and also to prescribe punishments for breach of such laws and rules। तो इसमें ये बताया गया इस चार्टर के द्वारा गवर्नर काउंसिल जो है, ईच प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, वहां पे उनको पावर्स वगैरह दी गई कि वो बाईलॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं, बना सकते हैं रेगुलेशन, कॉर्पोरेशंस को रेगुलेट करने के लिए, और जो वहां के निवासी हैं प्रेसिडेंसीज के, उनको रेगुलेट करने के लिए। एंड ऑल्सो टू प्रेस्क्राइब पनिशमेंट्स, और अगर तो कोई भी लॉज या रूल्स को अगर वॉयलेट करता है तो उसको पनिशमेंट वगैरह क्या मिलनी चाहिए, वो भी इसी चार्टर के द्वारा बताई गई है। अब हम बात करेंगे कि इस चार्टर ऑफ 1726 के डिफेक्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या डिफेक्ट थे इस चार्टर में। Although the Charter of 1726 was containing so many specialties, but even that it was criticized and many defects were shown। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि चाहे चार्टर जो था 1726 का, उसमें काफी स्पेशलिटीज थी, बट उसके बावजूद भी उसको क्रिटिसाइज किया गया है, कुछ डिफेक्ट्स वगैरह दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ दिस चार्टर वर एज अंडर: द जजेस अपॉइंटेड अंडर दिस चार्टर वर जनरली ट्रेडर्स हैविंग नो नॉलेज ऑफ लॉ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 1726 में जो चार्टर था, उसकी स्पेशलिटी का जो इन्होंने बताया एक डिफेक्ट है कि जो जजेस अपॉइंट किए जाते थे इस चार्टर के द्वारा, वो ट्रेडर्स होते थे जिनको लॉ की बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं होती थी। इट वॉज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ जज, और ये जरूरी भी नहीं था कि मतलब इट वॉज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ जज दैट ही मस्ट बी अ लीगल एक्सपर्ट। तो ये जरूरी नहीं था कि जिसको जज बनना है वो एक लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए। रिजल्टिंग देयर टू ड्यू जस्टिस वॉज नॉट मेड टू द पार्टीज, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पार्टीज को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाता था प्रॉपर। दिस वॉज मेन डिफेक्ट ऑफ दिस चार्टर, ये मेन डिफेक्ट माना जाता है इस चार्टर का, 1726 के चार्टर का। Although the Charter of 1726 is said to be an important document of separation of judiciary and executive,
तो चाहे ये जो चार्टर है 1726 का, इसको बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जिस डॉक्यूमेंट की वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की गई थी, बट इन प्रैक्टिकल इट वाज नॉट सो। बट अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल was in dominant position to that of judiciary because it was an appellate authority against the decision of the mayor court। because इसमें ये बताया गया कि मेयर कोर्ट्स जो है वो एक तरह की जुडिशरी है, और जो गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल है वो एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है। तो उनको पावर्स दी गई हैं कि मेयर कोर्ट के अगर डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल के पास वो अपील लगा सकता है उसके लिए। द गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल was performing both the duties as judiciary as well as executive। तो इस वजह से ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल है वो दोनों की दोनों ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हैं, जुडिशरी की भी और एग्जीक्यूटिव की भी। Applicability of English law in the cases relating to religion and caste of natives was the main defect of this charter, which resulted into resentment among Indians। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रिलीजियस या कास्ट सिस्टम्स वगैरह थे, उनके कस्टम्स वगैरह थे, उनपे वही इंडियन लॉ वगैरह लगाना चाहिए था, बट इस चार्टर के द्वारा उनपे इंग्लिश लॉ का एप्लीकेबल किया गया है निवासियों पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। तो ये एक मेन डिफेक्ट माना जाता है इस चार्टर का, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो क्या चाहते थे, अपना अपना कस्टम के हिसाब से लॉ वगैरह अपने आप पे एप्लीकेबल करवाना चाहते थे, बट उन पे इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल किया गया, जिस वजह से वो काफी गुस्से में थे इंडियंस वहां पे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो काफी गुस्से में थे लोग। Pursual of some important case is necessary which reflecting the judicial arrangements of mayor's court like। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उनको स्टडी करते हैं, जो जुडिशियल अरेंजमेंट जो है मेयर कोर्ट के, उन पे रिफ्लेक्ट है, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो एक काफी पॉपुलर और मेन इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, केस ऑफ पगोड़ा ओथ। प्रोविजंस फॉर ओथ फॉर विटनेसेस वर मेड अंडर द चार्टर ऑफ 1726। तो जो 1726 के जो चार्टर है, इसके द्वारा जो ओथ वगैरह दी जाती है विटनेसेस वगैरह की, उनकी प्रोविजंस वगैरह रखी गई थी एज पर प्रिवेलिंग अरेंजमेंट्स इन मद्रास। तो जो मद्रास है, मद्रास में जो अरेंजमेंट्स वगैरह थी, द विटनेसेस वर स्worn अपॉन द होली बुक गीता। तो जो विटनेसेस थे वो चाहते थे कि वो इंडिया में जैसे हिंदू लोग हैं वो गीता को अपने होली बुक मानते हैं, ठीक है, वो उनकी कसम खाकर जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसा बोला जाता है। सम इंडियंस डिनाइड टू टेक पगोड़ा ओथ। तो जो कुछ इंडियंस थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कॉइन की या पगोड़ा की, इस करेंसी की ओथ वगैरह नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे। दे वर इम्प्रिजन बाय द मेयर कोर्ट, और मेयर कोर्ट ने उनको सजा वगैरह दे दी। ऑन अ कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड टू द गवर्नर ऑफ मद्रास। तो इस रिगार्ड पे जब उनको सजा वगैरह दे दी उन हिंदू लोगों को, तो मद्रास के जो गवर्नर थे उनको कंप्लेंट कर दी गई किसी की तरफ से, एंड ही ऑर्डर्ड टू रिलीज ऑफ द इम्प्रिजन हिंदूज। और गवर्नर ने ऑर्डर किया कि उन हिंदूज को रिलीज कर दिया जाए। मेयर्स कोर्ट वाज डायरेक्टेड बाय द गवर्नर नॉट टू मेडल अननेसेसरली विद द रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ द नेटिव्स। तो मेयर कोर्ट्स को डायरेक्ट किया गया गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ने उनको डायरेक्शन दी, उनको बोला, मेयर कोर्ट को ऑर्डर किया कि वो जो अननेसेसरली बिना किसी जरूरी बात के वो रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज जो है निवासी के, उनमें दखल वगैरह ना दे, इंटरफेयर ना करें, एंड कीप इट सेल्फ विद इन लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द चार्टर ऑफ 1726। और जो मेयर कोर्ट्स हैं वो अपने आप को जो चार्टर ऑफ 1726 है उसमें जो लिमिट्स बताई गई हैं उतनी लिमिट्स के अंदर ही रहे मेयर कोर्ट्स, गवर्नर ने ऑर्डर किया था। इन दिस वे द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस बिटवीन द मेयर कोर्ट्स एंड द गवर्नर एंड काउंसिल क्रिएटेड मच कंफ्यूजन एंड chaos इन द प्रेसिडेंसीज इन इंडिया। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स या क्लैशेस हैं, छोटे मोटे मतलब क्लैश वगैरह कर रहे हैं उनके डिसीजंस वगैरह एक दूसरे से, मेयर कोर्ट के और गवर्नर एंड काउंसिल के, उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। और जो इंडिया में प्रेसिडेंसीज वगैरह हैं वहां पे काफी अव्यवस्था वगैरह हुई है, उससे इरेगुलरिटीज हुई है वहां पे। अकॉर्डिंग टू अ न्यू चार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द ईयर 1753। तो इस वजह से एक न्यू चार्टर लाया गया, इशू किया गया 1753 में। Charter of 1753, as stated above, to remove the defects of the Charter of year 1726, a new charter was required to be issued in the 1753. Following arrangements were made in the Charter of year 1753. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो चार्टर 1726 का था उसमें जो डिफेक्ट्स वगैरह थे उसको रिमूव करने के लिए एक न्यू चार्टर को इशू किया गया 1753 में। और इसमें जो अरेंजमेंट्स वगैरह की गई थी वो हम बता रहे हैं आगे नेक्स्ट पेज में। सबसे पहले तो इसमें ये अरेंजमेंट की गई थी कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट।
The charter provided to establish one court in each presidency, which was to decide summary and petty civil cases up to 5 pagodas. तो इस चार्टर के द्वारा 1753 का जो चार्टर है उसके द्वारा हर प्रेसिडेंसी में एक कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी जिसके पास पावर थी कि वो समरली या पेटी सिविल केसेस अप टू द वैल्यू ऑफ 5 पगोडास तक के केसेस को डिसाइड कर सकती है। विद दिस अरेंजमेंट द पुअर गेट जस्टिस इजिली। और इस अरेंजमेंट के द्वारा कि जो प्रेसिडेंट हर प्रेसिडेंसी में कोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश हो गई थी तो उनको दूसरी प्रेसिडेंसी वगैरह में नहीं जाना पड़ता था और खर्चे वगैरह उनके कम हो गए थे। इस वजह से जो गरीब लोग थे द पुअर गेट जस्टिस इजिली, और उनको इजिली इंसाफ वगैरह मिलने लगा, ना उनका मतलब कोई ज्यादा खर्च वगैरह होता था। द इंडियंस वर नॉट कमिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मेयर्स कोर्ट। तो जो इंडियंस थे वो मेयर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वगैरह में नहीं आते थे इस वजह से। सेकंड पॉइंट इसमें ये बताया गया है कंट्रोल ओवर मेयर्स कोर्ट। The Charter of 1753 brought the corporation of each presidency under the control of the council by changing the mode of appointment of mayor and alderman। तो इस चार्टर के द्वारा एक कॉर्पोरेशन वगैरह लाई गई, एस्टेब्लिश की गई हर प्रेसिडेंसी में, जो कि कंट्रोल वगैरह जो काउंसिल का कंट्रोल, काउंसिल उस पर कंट्रोल करते थे मेयर्स कोर्ट पे, जो मेयर को अपॉइंट वगैरह कैसे करना है, एल्डरमैन को अपॉइंट वगैरह कैसे करना है, उनका मोड काउंसिल तय करती थी, डिसाइड करती थी। अंडर द न्यू चार्टर द गवर्नर एंड काउंसिल वाज empowered टू सेलेक्ट मेयर एंड एल्डरमैन। तो न्यू चार्टर के द्वारा, जो चार्टर ऑफ 1753 है उसके द्वारा जो गवर्नर एंड काउंसिल है उनके पास पावर आ गई थी, उनके पास पावर थी कि वो मेयर को और एल्डरमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। द काउंसिल assumed full power to appoint aldermen in the corporation and dismiss them। तो जो गवर्नर एंड काउंसिल थी उनके पास फुल पावर थी कि वो एल्डरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है नेटिव्स टू बी गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज। तो जो निवासी हैं उनको उन्हीं के जो कस्टम्स वगैरह हैं उन्हीं के हिसाब से उनको डिसाइड किया जाएगा, उनके केसेस वगैरह वही एप्लीकेबल होंगे, उन पे कस्टम्स एप्लीकेबल होंगे उनके। द चार्टर ऑफ 1753 provided that the mayor's court were not to try civil actions between natives, such actions being left to be decided by the natives themselves। तो जो 1753 का चार्टर है उसमें ये बताया गया कि जो मेयर्स कोर्ट है उनको मतलब सिविल एक्शन जो नेटिव्स के बीच में है, आपसी झगड़े वगैरह, उनको उस मैटर में नहीं जाना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो मैटर एक्शंस वगैरह जो भी उस पर लेने हैं वो नेटिव्स को अपने आप ही मतलब उस पे मैटर वगैरह पे डिसाइड करके अपने डिसीजन वगैरह दे देने चाहिए, उनके लिए छोड़ देना चाहिए मेयर कोर्ट को कि वो अपने फैसले, अपने डिसीजन वगैरह, अपना समझौता वगैरह खुद कर सकें। However, the mayor's court could decide only those cases of natives in which both of the parties consented to accept the jurisdiction and decision of the court। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेयर कोर्ट है वो ओनली उन्हीं केसेस को डिसाइड करेगी, उन्हीं निवासियों के केसेस को डिसाइड करेगी जहां पे दोनों पार्टीज कंसेंट देंगी कि हाँ वो जुरिस्डिक्शन जो मेयर कोर्ट की उसको एक्सेप्ट कर रही हैं और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, वहीं पे मेयर कोर्ट उस केस को डिसीजन देगी उस केसेस का। अकॉर्डिंग टू मोर्ले it was such an arrangement which was providing an opportunity for protection of their own laws and customs to the Indians। तो ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इंडियंस जो हैं वो अपने लॉज की, अपने कस्टम्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें ये है चेंजेस इन जुरिस्डिक्शन। Many important changes were made in the jurisdiction of the various courts by the Charter of the year 1753। तो जो 1753 का जो चार्टर है इसकी वजह से काफी जो कोर्ट्स हैं उनके जुरिस्डिक्शन में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल हैड स्पेशल जुरिस्डिक्शन ओवर क्रिमिनल केसेस। तो जो कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल है उनके पास स्पेशल जुरिस्डिक्शन थी, जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन आ गई जिसपे वो क्रिमिनल केसेस वगैरह पे डिसीजन दे सकते हैं। द क्रिमिनल केसेस वर बीइंग फाइनलाइज्ड बाय दिस कोर्ट विद द हेल्प ऑफ द ज्यूरी। तो जो कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल है ये क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकती है, फाइनलाइज कर सकती है, बट ज्यूरी की हेल्प लेनी जरूरी है। एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मेयर्स कोर्ट में बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। तो इसमें यह बताया गया है कि जो मेयर कोर्ट्स वगैरह का डिसीजन वगैरह होते थे उसके अगेंस्ट अपील वगैरह फाइल की जा सकती है कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल में। द किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड वाज empowered to hear appeals from the court of governor and council in all civil cases involving a sum of 1000 pagodas or more। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन गवर्नर एंड काउंसिल के मैटर डिसीजन वगैरह से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और वो एक ऐसा सिविल केस है जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो 1000 पगोडा से ज्यादा है, तो उस केस में वो अपील फाइल कर सकता है, सेकंड अपील लगा सकता है किंग इन काउंसिल में।
other arrangements. The following important arrangements were made by the Charter of year 1753. Mayor's court had jurisdiction to hear the cases against the mayor. तो जो मेयर्स कोर्ट है उनके पास उनकी जुरिस्डिक्शन आ गई थी उनके पास कि वो मेयर्स के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो हियर कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं उन केसेस पे. नो पर्सन कैन चेयर एज जज इन द मेयर्स कोर्ट हैविंग इंटरेस्ट इन द केस. तो कोई भी ऐसा पर्सन है मेयर वगैरह नहीं बन सकता, जज की सीट वगैरह पे नहीं बैठ सकता जिसका उस केस के रिलेटेड उसमें इंटरेस्ट हो उस केस में. मेयर्स कोर्ट हैड जुरिस्डिक्शन टू हियर द केस अगेंस्ट द कंपनी. मेयर कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आ गई कि वो कंपनी के अगेंस्ट जो भी केसेस है उनकी सुनवाई कर सकती हैं. द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस वाज टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट. जो कोर्ट फीस वगैरह डिपॉजिट वगैरह कर जो कोर्ट फीस बनती थी एज पर द वैल्यू ऑफ द सूट वो डिपॉजिट करनी पड़ती थी गवर्नमेंट को. द नेटिव इंडियंस एंड क्रिश्चियंस वर अलाउड टू टेक ओथ इन सच मैनर. तो जो भी इंडियंस थे या क्रिश्चियंस थे उनको ये अलाउड कर दिया गया था कि वो ओथ ले सकते हैं ऐसे वे से as they deemed most binding on their conscience to speak out the truth. वो ऐसे वैसे मतलब ओथ वगैरह ले सकते हैं जो भी उनको मतलब ये लगता है उनमें माना जाता है कस्टम वगैरह है कि ये इंसान इस बारे में कोई झूठ नहीं बोलेगा. Although so many defects were said to be in the charter of year 1753. तो ये माना जाता है कि जो चार्टर ऑफ 1753 है इसमें भी काफी डिफेक्ट्स हैं. बट इवन दैट देयर वाज अ गुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव. बट फिर भी ये काफी अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है कि जो चार्टर ऑफ 1726 था उसको इम्प्रूव करने के मामले में. विच सफर्ड फ्रॉम द डिफेक्ट्स. जो कि चार्टर ऑफ 1726 था उसमें काफी डिफेक्ट्स थे, उसको इम्प्रूव करने के लिए चार्टर ऑफ 1753 को लाया गया. Okay guys, thank you for watching my video.